नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग न्यू सीरीज देख रहे हैं 36 सीरीज, आज हम 36 सीरीज में क्लास नंबर 12 को देखेंगे। इससे पहले हमने 11 क्लास कर लिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम देना हो तो सभी के लिए यह क्लास है, सभी जो है अटेंड कीजिए। इसकी फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगी। जैसा कि आज तक आपने भी सुना होगा कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आती है और आएगी। ठीक है, चलिए, हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए आपको, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो और बिहार एसएससी का हो, आप इस मोबाइल नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन, और तब आप जो है मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एक ही जगह जीके जीएस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है कम समय में बहुत बढ़िया से बेहतर करने के लिए हमारी कंटेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा एक ही मिशन है, सिलेक्शन 1000। पहले 1000 सिलेक्शन करवाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। ठीक है, इस 1000 में कितने हो चुके हैं? 145वां सिलेक्शन कल आपने देखा होगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, आज हमने क्यूज रखा है 5 प्रश्नों का। जो बच्चे पाँचों में से पाँचों का जवाब दे पाएगा, और सबसे पहले 10 बच्चे की नाम हम अगले क्लास में जो है लेंगे कि ये अमुक बच्चे जो है जवाब दिए हैं। तो पहला ये 5 प्रश्न आप देख सकते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सिर्फ महिला ही भाग लेती है? 1983 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारत के लिए सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? कलिंग जीतने से पहले मौर्य प्रांत कितने भागों में बटा हुआ करता था? गिनी गुणांक का मान कितने से कितने के बीच में होती है? किस कोशिकांग में कोई भी मेम्ब्रेन अर्थात झिल्ली नहीं पाई जाती है? ये 5 प्रश्न है ना। आगामी जो है आप वीडियो में जवाब देंगे तो आगामी क्लास में जो है आपका नाम लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं और इस फैक्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको पूरा फायदा हो पाएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम होती है उनके रिगार्ड में कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आय में मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, सामाजिक सुरक्षा में योगदान इत्यादि को शामिल किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में योगदान का सबसे बड़ा नमूना आप पीएफ फंड जो देखते हैं, ये आप एक मान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आय पर वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल VKRB राव के द्वारा 1931 ईस्वी में करा गया था। उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है, अर्थात इस स्टेटमेंट से भी आपको सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है सर। तो मजदूरी और वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, ब्याज और लाभ लगभग एक ही चीज हो गई, सामाजिक सुरक्षा में योगदान इत्यादि को शामिल करी जाती है। और राष्ट्रीय आय पर जो वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करा था ये VKRB राव जी ने किए थे 1931 ईस्वी में। अब इसको डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है इंडिया का 20 रुपया उस समय में जो है माना गया था या फिर ज्ञात किया गया था। राष्ट्रीय आय में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सबसे पहले VKRB राव के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ये प्रश्न, ये वाला जो पार्टिकुलर लाइन है 1949 में राष्ट्रीय आय का गठन हुआ, ये CGL में पिछले 3 साल में 3 बार पूछे गए हैं, और इत्तेफाक से मैं पहले भी बता रखा हूं आपको। ठीक है, कि भाई इसकी अध्यक्षता 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की जो है PC महालनोबिस के द्वारा करी जाती है, और जो बाद में चल के सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो आपका हुआ था 1956 से 56-11-61 तक के लिए, उसके मॉडल को इन्होंने ही तैयार किया था। तो आपसे अगर कल होके पूछे कि राष्ट्रीय आय समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो PC महालनोबिस, जो आगे चलकर सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिए, और इन्हीं के नाम पे 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। जो बच्चे के मन में आ रहे होंगे, वो मेजर ध्यानचंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। प्रति व्यक्ति इनकम निकालने हेतु किसी भी देश में जो राष्ट्रीय आय होती है, जो नेशनल इनकम होती है, उसे जो है टोटल
जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। राष्ट्रीय आय गणना करने की कई सारी विधियां होती हैं, इनकम विधि भी होती है, उपभोग या फिर जो आप खर्च करते हैं, है ना, तो उस विधि भी होगा, इनकम विधि होगा, उपभोग विधि होगा, इनपुट आउटपुट विधि, इसे उत्पादन विधि भी कहते हैं। तो ये भी कई प्रकार की विधियां होती हैं। तो आप मोटे मोटे तौर पे कई प्रकार से राष्ट्रीय आय निकाले जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित चीजों को शामिल किया जाता है: मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ब्याज, लाभ, किराया, कमीशन, रिटायरमेंट, पेंशन। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आय में रिटायरमेंट पेंशन को तो शामिल किया जाता है, लेकिन जो वृद्धा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, ये सब भी मिलता है ना भाई, तो इसको शामिल नहीं किया जाता है। जो सब्सिडी है, जो स्कॉलरशिप है, जो आपका छात्रवृत्ति वगैरह वही हो गया, तो ये सब को शामिल नहीं करा जाता। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है इसको शामिल करा जाता है। इस बात को गांठ बांधना, एग्जामिनर इसी बीच से क्वेश्चन टटोल के आपके लिए रख देंगे, है ना। तो भैया आपको जानकारी रहेगा तभी आप जो है सही आंसर तक पहुंच पाओगे। कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जैसे शेयर बाजार से प्राप्त आय, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? तो सेबी करता है, ध्यान रखेंगे। और सभी बैंकों को, और जो MFI कंपनी है ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है? तो उनको RBI रेगुलेट करता है। ये दो अलग अलग चीज है। शेयर बाजार वाला इकट्ठे सेबी के पास जाते हैं, जहाँ पे लोग इंट्राडे खेलते हैं, है ना, बहुत सारे लोग खेलते हैं। मैं कई बार कोशिश किया सीखना, लेकिन मैं सीखना चाहता ही नहीं हूँ जानबूझ के, कहीं लत लग गया तो फिर तो दिक्कता हो जाएगा, है ना। तो ये सब नहीं से दूर ही है। हालांकि ये खराब चीज़ नहीं है, जिनको समझ में आता है इनसे कमा के कई सारे चीज़ कर लिए, लेकिन जिनको समझ नहीं है उनके लिए शायद ये सही नहीं है। खैर, अपना अपना है। इसके अलावा तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं होती है। जैसे शेयर बाजार से प्राप्त इनकम शामिल नहीं होती है, विधवा पेंशन शामिल नहीं होती है, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी इत्यादि जो है ये राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन पार्ट है, ब्याज, किराया, लाभ, मजदूरी, वेतन, ये सब पार्ट है राष्ट्रीय आय का। अब देखिए यहाँ पे मैंने GDP पहले दर्शन करा दूं, आपको याद आ जाए। देखिए ये जो है आपका GDP है ना, NDP, GNP, NNP, ये कई बार पढ़ा चुका हूं और इसकी सूत्र भी बता चुका हूं विथ रिलेशन, मैंने समीकरण स्थापित करके बता चुका हूं, है ना। तो आपको मन में, है ना, इत्यादि ये मैं लिख दिया हूं कि ये सभी को जो है मन में स्मरण कीजिए, तभी ये 2 लाइन ऊपर के समझ पाएंगे, ठीक है। आइए, जो बच्चे को लगता है कि कब पढ़ाए, तो भैया आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं या फिर मुझसे बहुत दिन से नहीं जुड़े हुए हैं, कम से कम 1 महीना से भी नहीं, है ना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। अब देखिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एक तो राष्ट्रीय आय होता है सीधे सीधे, और ये है खर्च करने योग्य राष्ट्रीय आय, यानी डिस्पोजेबल इनकम है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय इसे बोलते हैं। इसकी सूत्र याद रखिए, नेशनल इनकम में नेट डायरेक्ट टैक्स को घटा के जो है ना, नेट ट्रांसफर एब्रोड से जो आती है उन्हें भी जोड़ देते हैं, सॉरी तीनों को जोड़ते ही हैं। नेशनल इनकम में नेट डायरेक्ट टैक्स को भी जोड़ते हैं और नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम एब्रोड को भी जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है आपका क्या, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, ठीक है भैया। इनके अलावा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी होता है। जो आपकी पर्सनल इनकम है वो भी आप खर्च करने योग्य कब होगा, यानी डिस्पोजेबल कब होगा, प्रयोज्य कब होगा, तो जब आपके पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाएगा। इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इससे आप पकड़ लेंगे कि जो इनकम होती है उसमें जो टैक्स आप पे कर देते हो, उसके बाद जो चीज आपके पास बच जाता है, जो पैसे बच जाते हैं, वो आपके लिए डिस्पोजेबल होगा। तो ये प्रयोज्य नेशनल इनकम और प्रयोज्य पर्सनल इनकम दोनों का सूत्र जरूर याद रखिएगा। बाद बाकी GDP तो सभी आप जानते हैं, किसी भी देश में या फिर किसी भी राष्ट्र के एक वित्तीय ईयर में, है ना, अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। जब GDP में से आप मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो NDP बन जाता है, यानी G के जगह पे N आ जाता है, ग्रॉस के जगह पे नेट आ जाता है। फिर उसी प्रकार से GNP, ये GNP मैंने बताया था कि जब GDP में विदेश से प्राप्त आय, है ना, जोड़ देते हैं
हैं और विदेशी नागरिक द्वारा देश में कमाए गए धन को घटा देते हैं तो जीएनपी निकलता है, और जब जीएनपी में से फिर से आप मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनएनपी निकल जाता है। मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया है, आई होप आपको पहले से ही ये चारों याद होंगे। ये भैया है आपके एसएससी के लिए रामबाण पैरासीटामोल 500, ये है आप जो सीरीज अभी देख रहे हैं, ये है रेलवे के विभिन्न एग्जाम को सुचारू बनाने हेतु परीक्षा दर्पण, और भी है एसएससी के S30 है एक सीरीज जो इससे पहले समाप्त किया गया था। इनके अलावा बिहार एसएससी की भी कंटेंट अवेलेबल है, तो जैसी चाहिए मोबाइल नंबर आपको पहले दिखाया गया था या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप करके कंटेंट को लेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली में अध्यक्षता करने हेतु संवैधानिक प्रावधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए जो संसदीय प्रणाली है, एक तो राज्य स्तर पे भी संसद के जैसा होता है जिसे राज्य विधायिका कहते हैं, जहां पे आपके विधान परिषद और विधानसभा होते हैं, और केंद्र में आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो उनमें जो संसद में जो आपका अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा में आप सभापति कह लेते हैं क्योंकि उनका कोई अपना अध्यक्ष नहीं होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति दो तरीके से काम करते हैं, एक तो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर रहा हो, और दूसरी राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी उपसभापति माफ कीजिएगा सभापति होते हैं। ठीक है, तो उनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 181 के अनुसार जब राज्य विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकते। यह एकदम राइट कथन है, और इस बार के एमटीएस में ये पार्टिकुलर लाइन आपसे पूछा गया था शायद है ना। इनके अलावा स्टेटमेंट सेकेंड है अनुच्छेद 93 लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है बंधु, तो फिर क्या गलत है भाई। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी है, ये दोनों स्टेटमेंट सही था बंधु, है ना। 181 के अनुसार विधानसभा में जब उस अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता, भले पारित नहीं हुआ हो। और 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करे गए हैं। इसके अलावा जो तीसरे स्टेटमेंट है वो गलत है, यहां पढ़ता हूं क्यों गलत है। राज्यसभा के सभापति को हटाने से संबंधित संकल्प को राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, और इसे वीवीआई कर लेंगे। जैसा कि आपने भी सुना होगा कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में इस प्रकार की बातों को उठाया गया था। ठीक है भैया, तो ये आप वीवीआई कर लेंगे। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हें हटाने की जो प्रोसेस है इसे अच्छे से समझ के जाएंगे। तो यहाँ पे जो सामान्य बहुमत लिखा है ना, इसीलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत लिखें, है ना, तो आपका जो है सही हो जाएगा। सामान्य बहुमत सही नहीं होगा। आइए समझते हैं इन चीजों को। तो राइट आंसर मतलब स्टेटमेंट थर्ड गलत होने के कारण थर्ड हो गया। आइए, राज्यसभा भारतीय संसद के जो उच्च सदन है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसे अपर सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल परमानेंट होता है, अर्थात राज्यसभा का विघटन, है ना, कभी भी जो है डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, जिनमें 12 मेंबर का जो है मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और 238 मेंबर को जो है ना इलेक्शन के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इनके अलावा राज्यसभा में सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। सभापति को उनके पद से हटाने हेतु, अब ये जो सभापति शब्द है ये उपराष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सभापति को उनके पद से हटाने हेतु राज्यसभा द्वारा संकल्प को बहुमत से पारित कर हटाया जाता है। जैसे कि स्टेटमेंट थर्ड में लिखा गया था सामान्य बहुमत, ऐसा नहीं चलेगा, वहां से सामान्य हटा के प्रभावी लिखा जाता, या सिर्फ बहुमत भी होता तो समझ में आते हैं कि मेजोरिटी बोल रहे हैं, स्ट्रांग मेजोरिटी, है ना, तो हटाया जाता है। परंतु इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। जैसे राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में सामान्य बहुमत आप कह सकते हो, है ना। तो इन दोनों के हो जाने के बाद जो है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि यह प्रोसेस से पहले उन्हें जो है 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये वाले लाइन से पार्टिकुलर से आप क्या समझे कि भैया राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत
के उपराष्ट्रपति को हटाने की बात तब करी जाएगी जब राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और यही बात लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित हो जाए, लेकिन यह बात से पहले 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है ना। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनका सिलेक्शन लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है, ये बात कई दफा बता चुका हूं। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा के अंदर, इसकी नियुक्ति भारत में प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। तो दोनों अलग अलग बात है। जो प्रोटेम स्पीकर होती है उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, जो स्पीकर होते हैं मेन जैसे ओम बिरला साहब हैं तो उनका सिलेक्शन उनके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात लोकसभा के सदस्य ही अपने में से चुन लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वहीं संविधान का अनुच्छेद 178 जो है ये विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। केंद्र में बात करेंगे तो 93 जो लोकसभा में, और राज्य के विधानसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है ये 178 आर्टिकल में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वही संविधान के अनुच्छेद 179 में जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं किसी पार्टिकुलर राज्य में, तो उन पे सेम चीज एप्लीकेबल होती है, हटाने, रिक्त करने या फिर पद छोड़ने की बातों का उपबंध करा गया है। अनुच्छेद 95 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उनसे दायित्व का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष है ना या किसी अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 180 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वाह करने उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जैसे अभी आपने इससे पहले देखा था है ना कि 94 और 179 थे ना महाराज, तो वहां पे जो है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पार्टिकुलर उपबंध किया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब उनके जगह पे वाइस में कोई काम करेगा उन बातों को केंद्र में 95 से और राज्य में 180 से दर्शाया गया है। इनके अलावा संविधान के अनुच्छेद 96 लोकसभा से संबंधित यानी ये केंद्र की बात करेगा, और अनुच्छेद 181 विधानसभा से संबंधित यानी ये राज्य की बात करेगा। यदि सदन में अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा संविधान के अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान को किया गया है। तो आज के इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हमने राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे रखना चाहा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न कराए गए हैं? तो जो GPAI शिखर सम्मेलन है ये आपके भारत के नई दिल्ली में कराए गए हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया है। इस सम्मेलन में कुल 29 देश ने भाग लिए थे, तो ये भी VVI करके रखेंगे। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि अभी हमको मजा आ रहा है, एक समय आएगा जो हम सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घाटा भी पहुंचाने वाला है, लेकिन अभी मेरे बोलने से तो होगा नहीं, है ना। तो फिलहाल चर्चा में रहते हैं, तो आपको पढ़ना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये बैठक इंडिया के दिल्ली में हुई थी जहां पे 29 देशों ने भाग लिया था, VVI करके रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपका जो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है वहां पे इस्तेमाल हो रही है ना। आजकल तो बहुत सारे चीज आर्टिफिशियल है हो। इनके अलावा विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 भी नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। छठा हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2023 ये बांग्लादेश में आयोजित कराए गए थे, है ना। 2024 में 7वीं शिखर सम्मेलन हिंद महासागर के ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कराए गए, है ना। पर्थ में एक पार्थ होते हैं जो अर्जुन का नाम है और ये पर्थ जगह का नाम है ना। ये जहाँ पे S जयशंकर साहब जो है पार्टिसिपेट करने गए थे। तो 7वां हिंद महासागर पे बैठक इस बार कहाँ हुआ था? 23 के अंदर, है ना। तो ये आप कहेंगे जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 23 के अंदर नहीं भैया, 24 के अंदर ये होना चाहिए,
ये आपका 24 के अंदर, हाँ 24 के अंदर होगा। इनके अलावा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन अक्टूबर 24 में रूस के कजान में कराए गए। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कराया गया। आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप जरूर देखा होगा जब आपका चंद्रयान 3 जो है सकुशल लैंड हो गया था, है ना, प्रक्षेपित हो गया, लैंड हो गए थे। तो जो है आपका फोन कॉल वाला जो क्लिप है मोदी साहब का, वो जरूर देखे होंगे। तो ये उस समय ब्रिक्स में ही भाग लेने गए थे। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना होती है, जिसमें 5 शुरुआत में तो 4 ही देश थे, भारत, ब्राजील, रसिया और चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो गए, तो ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। और अभी जनवरी 2024 में वैसे तो 6 कंट्री इसमें शामिल होने की बात कही थी, लेकिन अर्जेंटीना ने अपना टांग पीछे खींच लिया, अर्थात 5 नए देश और शामिल हो गए, इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो ये 5 गो देश और शामिल हो गया। तो अब जो है ना ब्रिक्स की जो है मेजॉरिटी बढ़ गई है। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है और उसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। कोप 27 का बैठक 2022 मिस्र में हुआ था, अब ये ओल्ड हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। कोप 28 का बैठक 2023 में, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में है, ये जिंदा है एग्जाम में आने के लिए। कोप 29 2024 में अजरबैजान में हुई है, ये भी जिंदा है। और ये सबसे ज्यादा जिंदा ये भी हो सकती है। कोप 30 का बैठक 2025 में कहाँ पे होगी, तो ब्राजील के अंदर होगी। इनके अलावा 18वां G20 का बैठक 2023 में नई दिल्ली में स्थापित कराए गए थे। और 19वां शिखर सम्मेलन किस चीज का, G20 का, जो विकासशील देशों का समूह है भाई, है ना, तो इनको जो है ब्राजील में संपन्न कराए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि सर आप इतने दिन कहाँ थे। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जो है 2nd पुत्री की प्राप्ति हुई है और इसी कारण मैं घर गया था, है ना, अपने बच्चे और उनकी मम्मी की देखरेख करने, है ना। तो इसी में मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए मैं बहुत दिन से जो है आप लोगों से दूर रहा था। अब मैं आ गया हूँ, अब फिर से जो है लगातार बने रहने की कोशिश करूंगा। आप लोग पढ़िएगा, है ना, मुझे ना तो ज़्यादा करने की कोई चाहत है, बस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ और उनको जो है पास कराना चाहता हूँ, बस यही सी है और कुछ नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण में सबसे अधिक वेग किसके हैं, यह मानते हुए कि सभी समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका जो है अल्फा कण एक समान कैनेटिक एनर्जी से जो है चल रही है, तो इस सब में जो है सबसे ज़्यादा, है ना, गति मतलब क्या पूछ रहा है भैया, वेग, वेलोसिटी किसकी है ये आपको बताना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का होगा। ये कैसे होता है, एक तो सीधे सीधे याद कर लिए, दूसरा होगा कि समझ लिए। तो ये समझ लेते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसी पे तो दुनिया चल रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आरोही क्रम में है, द्रव्यमान का क्रम लिखा गया है। ये 3 मौलिक कण भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनके द्रव्यमान का क्रम लिखा गया है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में। इन तीनों में सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा, उससे ज्यादा प्रोटॉन का होता है और सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आप तो न्यूट्रॉन पे 0 बताए थे, तो हाँ भैया, आवेश 0 होता है। आवेश और द्रव्यमान अलग अलग चीज है ना। आवेश न्यूट्रॉन पे 0 होगा, लेकिन द्रव्यमान इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। इन तीनों में सबसे कम द्रव्यमान अल्फा कण का, सॉरी इन चारों में, इनमें इन तीनों ने, यहाँ पे 4 चीज ना लिखा था जी, तो इन चारों में सबसे कम द्रव्यमान जो है अल्फा कण का होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इन चारों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान आपका जो है न्यूट्रॉन का और सबसे कम जो है ये अल्फा कण का होगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है, जहां m मास है, अर्थात द्रव्यमान है, और v वेलोसिटी है। इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो v का मान हमारा आ जाता है √2 कैनेटिक एनर्जी बट्टा मास। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि v बराबर √2 कैनेटिक एनर्जी बट्टा मास है, ये भी रूट के अंदर ही है भाई। तो आप यहाँ पे देखते हो कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, जितना कम मास होगा उतने ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो इसमें से आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई चारों में सबसे कम द्रव्यमान किसका है, उसका सबसे ज़्यादा वेग होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन चारों में सबसे कम है
हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे अधिक होगी। आई होप समझ में आया। देखिए रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कणों की खोज करी थी। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसकी द्रव्यमान 4u होता है, इसीलिए, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। याद रखेंगे, पार्टिकुलर पूछा जाता है अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं तो कहेंगे 2, इसीलिए अल्फा कण 2 एक पॉजिटिविटी लाता है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। यह ऋणात्मक कण होती है। इलेक्ट्रॉन पे -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मतलब फाउंड किए थे, ये कैथोड किरणों के प्रयोग से जो है प्राप्त किया गया था। कैथोड और एनोड जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए थे, जल का विद्युत अपघटन, वहां पे अच्छे से समझा दिया हूँ। बाद बाकी बैटरी कई बार पढ़ाया हूँ, तो वहां भी आप समझते होंगे कि भाई पोल को कहा जाता है कैथोड और एनोड, है ना। तो यहाँ पे जो है कैथोड किरणों के प्रयोग से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रयोग प्राप्त किया गया था। इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण होते हैं जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, और पॉजिट्रॉन से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कौन फाउंड किए थे, तो एंडरसन ने फाउंड किए थे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है इतना कूलम आवेश होता है। आवेश एक अलग चीज है। आवेश होता है कि भाई 1 सेकेंड में जो है कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ये चीज है आवेश। और यहाँ पे जो है ये मास है। मास एक अलग चीज है, ये देखिए। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कई बार पूछे जाते हैं और कई बार मास पूछे जाते हैं। आपको जैसा याद होता है भैया ऐसा याद रखिए। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो है ना आवेश सेम ही होता है, बस फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन के पीछे नेगेटिव लग जाता है और प्रोटॉन के पीछे पॉजिटिव लग जाता है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, है ना, तो उनके सबसे जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद बच जाती है उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सर क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कई बार पढ़ा चुके हैं कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो 2n² होता है, जहां पे n क्या है, कक्षा की संख्या है। अगर पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2 होगा। दूसरी कक्षा में कहेगा तो 2 गुने 2 का स्क्वायर मतलब 4 दूनी की 8 होगा। अब मैथ कमजोर हो रहा है ना। तो इस प्रकार से चलता है। और मैंने बताया था कि कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों विपरीत में होते हैं ना। sp-df में बता दिए थे, s में 2 गो होगा, 4 जोड़िएगा, p में 6 गो हो जाएगा, d में 10 गो हो जाएगा, f में 14 गो हो जाएगा। तो ये आई होप याद होगा। जिनको साइंस वाले मतलब लाइन में प्रॉब्लम होती है, रेलवे वाली सीरीज लिमिट वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा, आपको इन सब चीजों से जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड दिए थे। एनोड किरण से प्राप्त किया जाता है। देखिए ये एनोड से प्राप्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड से प्राप्त किया जा रहा था। ये धनात्मक आवेशित है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक होते हैं। इनके नाभिक में अवस्थित होता है ना, यह नाभिक में अवस्थित होता है। सही बात है जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में होता है, ये चीज लिखा हुआ है। आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और द्रव्यमान भिन्न है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने करा था। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। रेडियोधर्मिता घटना द्वारा न्यूट्रॉन प्राप्त किया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है परंतु द्रव्यमान है इसमें। ये है भैया 1.674 गुने 10 के पावर -27 kg, या फिर 1.1 U के बराबर लिखते हैं, 1.00867 है ना। यह नाभिक के अंदर उपस्थित होता है और इनके जो है एक प्रतीक है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। एक न्यूट्रिनो का जो है फाउंडर भी पूछा जाता है, पॉली ने किया था ना। न्यूट्रॉनों को जो है फाउंड पॉली ने किया था और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने किया था। इनके अलावा किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और इन दोनों के समस्त योगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना। और प्रोटॉन के संख्या को खाली परमाणु संख्या कहते हैं। नहीं समझे, देखिए ये आपका कोई भी तत्व है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे P और N जो है स्टोर रहता है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। खाली प्रोटॉन के संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी आप कह सकते हो। अर्थात हाइड्रोजन में है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा। चलते हैं आगे। इनके अलावा
एक कूलम्ब आवेश का मान भी पूछा जाता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यह विद्युत आवेश की एसआई मात्रक होती है, क्या? कूलम्ब। ठीक है मेरे भाई। विद्युत धारा का होता है भाई एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विद्युत आवेश का होता है कूलम्ब। एम्पियर को हम आमीटर में मापते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित खेल से संबंधित संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो खेल से संबंधित इंस्टीट्यूट है उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जी, पदेन अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं इस पार्टिकुलर संस्था के। कथन 2 है BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। इनके प्रथम सचिव एंथोनी डी मेलो थे। ये भी सही है भाई, इनके प्रथम सचिव एंथोनी डो मिलो और प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट है रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया था। इसकी शुरुआत 1934 में हो गया। ले वाला तीनों के तीनों सही है ना, तीनों के तीनों सही हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है सर, है ना। BCCI के पहले अध्यक्ष जो है आर ग्रांट गोवन थे, जबकि सचिव एंथोनी डी मेलो थे। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। BCCI के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन साहब, प्रथम भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने BCCI में अध्यक्ष के पोस्ट को सुशोभित किए, ये है भैया महाराजा कुमार विजयनगरम। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। नाम अटपटा सा दिख रहा है, लेकिन मैं इन बातों को टटोला तो ये 2 बार पूछे गए हैं। 2023 में भी पूछे गए हैं और 2021 में भी पूछे गए हैं CHSL के एग्जाम में, है ना। एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और फिर लिखा जाता है महाराजा कुमार, नीचे में हम्पी, विजयनगरम, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसमें विजयनगरम फिल करना होता है। जिन्होंने BCCI में भले कम दिनों के लिए लेकिन पहले क्रिकेटर हैं जो अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट हुए थे, है ना। इनके अलावा क्रिकेटर मतलब भारतीय क्रिकेटर भाई। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 1934 में किया गया था। इस ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया था। इसका पहला मैच 4 नवंबर 1934 को चेपॉक स्टेडियम, MA चिदंबरम स्टेडियम, मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता जो है मुंबई है विदर्भ को हरा के। ठीक है, ये दोनों जो है महाराष्ट्र का ही है, मुंबई भी महाराष्ट्र में, विदर्भ भी एक रीजन यहीं का है, लेकिन ये जो है जीते हैं मुंबई विदर्भ को हरा के, ध्यान रखेंगे। और जो आपका फाइनल मैच है ये वानखेड़े में हुआ था, वानखेड़े मुंबई में है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI भारतीय खेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के अधीन आते हैं आपके SAI, और SAI में पदेन सभापति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री SAI में पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो अगर आपसे अध्यक्ष बहुत बार पूछ लिया हो एग्जामिनर और कल हो के उपाध्यक्ष पूछे तो बोलिएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है ये SAI के अंदर उपाध्यक्ष होते हैं पदेन तौर पे, और पदेन अध्यक्ष PM होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेल, एशियन गेम इत्यादि में जो है एथलीट को सिलेक्ट करके भेजते हैं, यथार्थ ये कराने के लिए जिम्मेवार है ना। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा के प्रयास से 1927 में करा गया था और पहले अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा साहब ही थे, है ना। जो आपके पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसमें आपका किसमें, ओलंपिक संघ में, इंडियन ओलंपिक कमेटी में, ये PT उषा मैडम है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था नई दिल्ली से। ठीक है, इसके अलावा 2024 में जो है तमिलनाडु में हुआ है, हालांकि ये 23 वाला ही है ना, ध्यान रखेंगे। ये 2024 में शुरुआती महीने में जनवरी फरवरी में ये तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ है, त्रिची, चेन्नई, है ना, कम्बटूर, इस प्रकार से मदुरई, ये 4 शहर में हुए हैं जहां पे 26 खेलों को शामिल किया गया था और इसमें विजेता महाराष्ट्र रहा है। कौन रहा भैया, नहीं लिखा क्या इधर, विजेता रहे हैं महाराष्ट्र नए वाले खेलो इंडिया यूथ गेम का, है ना। और प्रदर्शनी के तौर पे जो तमिलनाडु का घरेलू गेम है मार्शल आर्ट फॉर्म का शिवलंबम को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था और नए खेल के रूप में स्क्वैश खेल को जो है जोड़ा गया था। प्रदर्शनी खेल का मतलब है कि इसमें मेडल नहीं जीता जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है। इसके अलावा इस खेल में शुभंकर जो है रानी बेलू नचियार को रखा गया था। इनके अलावा
खेलो इंडिया रानी बेलू नचियार के नाम पे रखा गया था। वो एक महारानी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है ना। खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला संस्करण 2020 में लेह और गुलमर्गा में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2024 में यह गेम लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह कराए गए हैं और 2024 के लिए शुभंकर जो है ना, लद्दाख में स्थित भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाने वाली मुख्य आकर्षक स्नो लियोपर्ड्स के नाम पे है ना SEA नाम रखा गया है मस्कट का, शुभंकर का, जिसके साधारण भाषा में शान नाम दिया गया है। तो ये शान किसके नाम पे है? स्नो लियोपर्ड्स, जो क्या है मस्कट है विंटर गेम 2024 का, है ना। कहाँ पाए जाते हैं स्नो लियोपर्ड्स? आपके हेमिस नेशनल पार्क में, और हेमिस नेशनल पार्क इंडिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। इसके अलावा जो विंटर गेम 2024 है इनके विजेता इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी 2020 में उड़ीसा में कराए गए थे, ध्यान रखेंगे, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में कराए गए थे। इसके अलावा 2024 में जो आपका यूनिवर्सिटी गेम है ये उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न 7 राज्यों में कराए गए हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा राज्य उधर का है जो छूट गया है, क्योंकि एग्जामिनर की खुरापाती दिमाग हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल ले। तो देखिए असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है ना। उधर से हम देख रहे हैं कि आपका सिक्किम नहीं है क्या? सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, कौन सा छूट रहा है भाई? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर के अलावा कोई तो छूट रहा है, एक कोई छूट रहा है, अभी मेरे को इतना ध्यान पे नहीं आ रहा है, कोई छूट रहा है एक, हाँ देख लीजिएगा, कोई एक छूट रहा है, कभी कभी छोटा सा चीज़ भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसके विजेता रहा है चंडीगढ़। ये जो आपके यूनिवर्सिटी गेम हुए 2024 में, इनके जो विनर हैं ये चंडीगढ़ रहे हैं। लवली यूनिवर्सिटी 2nd पोजीशन पे आया था। इनके अलावा निम्नलिखित में से भारत में मनाए जाने वाली त्योहार महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, पूछ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है मेघालय में मनाए जाने वाली महोत्सव बेहदीन खलम में स्थानीय युवाओं के द्वारा बांस के डंडों से छत को पीटकर बुरी आत्मा इत्यादि नकारात्मक प्रकोप को भगाते हैं। यह एकदम सही है। मेघालय में ऐसी अवधारणा है कि बेहदनी खलम त्योहार पे छत को डंडा से पीटते हैं, जिससे आपका जो है जो बैड एनर्जी है वो दूर होती है और कई प्रकार की बीमारी भी दूर करने की जो है मनसा रहती है इसमें। इनके अलावा त्रिपुरा में मनाए जाने वाली खर्ची पूजा 14 देवी देवताओं को समर्पित है, सही है जी। माजुली महोत्सव असम में 10 दिनों तक चलती है जी, नहीं माजुली महोत्सव नहीं 10 दिनों तक चलती है। आपका हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड का है ये आपका 10 दिनों तक चलती है। ओणम त्योहार जो आपका केरल का है यह भी 10 दिनों तक चलती है। दशहरा त्योहार जो होती है वो भी साधारणतः अवस्था में 10 दिन तक ही चलती है। हालांकि बस्तर दशहरा जो है जो छत्तीसगढ़ में होती है वो 75 दिन तक चलती है, ठीक है मेरे भाई, तो वो एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3rd जो है रॉन्ग हो जाएगा और जो रॉन्ग है वही आपका आंसर है। माजुली महोत्सव जो है यह असम में 4 दिनों तक मैक्सिमम केस में चलती है ना। बिहू असम का सबसे प्रमुख त्योहार है जो साल में 3 बार मनाई जाती है ना। जरूर ध्यान रखें बोहाग बिहू यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। बोहाग बिहू इसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए हम बता दिए हैं कि इसके समीप में होली का फेस्टिवल होगा। होली जनरली मार्च में होता है और होली के समय ही आपका रंगोली, होली नाम सेम लग रहा है, दोनों रंग की बात कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि बोहाग बिहू जो अप्रैल में होती है वो होली के पास होती है। इसके अलावा एक होती है माघी बिहू। ये माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहा जाता है और ये फसल पकने के जो है उपलक्ष्य में जनवरी मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है माघी बिहू। मकर संक्रांति आने वाली है 14-15 जनवरी को, सभी आदमी तिलकुट इत्यादि खाइएगा। इनके अलावा एक होता है कटी बिहू। ये कटी बिहू क्या होता है? अक्टूबर में होता है। इसे कंगाली बिहू कहा जाता है और इस बिहू में अच्छे फसल की कामना से प्रेयर किया जाता है, ठीक है मेरे भाई।
क्योंकि ये जो है कोई भी परिपक्व अवधि नहीं है, फसल यहाँ पूर्ण नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ कामना करी जा रही है। तभी जनवरी के समय में जो है बढ़िया से फसल कट के आएंगे। जब मकर संक्रांति मनाई जाएगी उस समय एक और बिहू होती है, यानी 3 गो होती है। असम में एक अली ए लिलांग त्योहार होता है जो भी आपको मनाया जाता है। मिड डे मीफेम बताया था, वो भी आपसे पूछा जाता है। असम में आपका जो कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला है ये भी आपको पूछा जाता है, तो असम को भी ध्यान रखिएगा। असम का सत्रिय नृत्य सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला शास्त्रीय नृत्य है। इसको शंकर देव साहब ने चलाए थे, वैष्णव मद से प्रेरित है। इसके अलावा इसमें मैंने बोरबयान सरनेम बताया था कि जो भी सत्रिय नृत्य के कैंडिडेट होते हैं, जो इनके कलाकार होते हैं, कैंडिडेट कहना सही नहीं है, कलाकार होते हैं, वो बरबयान सरनेम होते हैं, गोस्वामी सरनेम होते हैं, सैकिया सरनेम होते हैं। इन्हीं सरनेम में से जो है आपके 99% काम हो जाएंगे सत्रिया नृत्य में। ठीक है भैया। इनके अलावा हम चलते हैं आगे। देखिए बेदनी खलम महोत्सव जो है ये मेघालय में बुरी आत्मा, प्लेग इत्यादि बीमारी को भगाने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक प्रदर्शन करी जाती हैं वहाँ के युवाओं के द्वारा। मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव वांगला महोत्सव है। इसे 100 ड्रमों का त्योहार कहा जाता है। नोंगक्रेम फेस्टिवल भी मेघालय में मनाई जाती है, लेकिन खासी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। यह भी फसलों से संबंधित त्योहार है। देखिए मेघालय में है ना गारो खासी जयंती है, 3 जो है मेजर ट्राइब भी है और वहाँ पे जो है पहाड़ी भी है ना। इनके अलावा आर्ट एंड कल्चर से अत्यधिक जानकारी के लिए टॉपिक बैच क्षेत्र को जरूर देखें। अगर आप कंटेंट लिए हैं तो पीडीएफ में, अगर आप कंटेंट नहीं लिए हैं तो आप जो है टॉपिक बैच वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है मेरे भैया। यम, सेरस, पल्सर और चेरॉन में कौन सा एक अलग है? ये 4-5 नाम है जिनमें एक आपको जो है अलग फॉन्ड करना है। इसमें हो जाएगा पल्सर 225 सीसी। नहीं भैया, पल्सर जो है ये तीव्र गति से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा को कहा जाता है, हालांकि मोटरसाइकिल का भी नाम है। ठीक है, तो पल्सर ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन तारा है जो बहुत तीव्र गति से घूमती हैं और कई प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, रेज वगैरह निकालते हैं जैसे एक्सरे वगैरह। इनके अलावा जो अन्य 3 आपको दिख रहा है, यम हो गया, सेरस हो गया, चेरॉन हो गया, है ना, प्लूटो भी हो जाएगा, ये सब क्या है? बौना ग्रह का जो है उदाहरण है। इनके अलावा ग्रहों की संख्या कितनी होती है सर? 8 होती है, जिसमें सबसे बड़ी जुपिटर और सबसे छोटू आपका मरकरी। सूर्य के निकटतम जो 4 गो ग्रह है उसे पार्थिव ग्रह या सघन ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि दूरस्थ 4 ग्रह को जोवियन ग्रह, बाहरी ग्रह या फिर गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहेंगे, क्योंकि मैंने ये वाले टॉपिक को, ब्रह्मांड वाले को अलग से भी करा दिया हूं एक छोटी सी वीडियो में, और कई बार इन सब चीजों को समझा दिया हूं, इसीलिए ज्यादा समझाना यहाँ पे उचित नहीं समझता हूं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्ट्रॉयड चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है ना। सही बात है। मान लीजिए जो है पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा का द्रव्यमान इतना होगा, इसके 81वें हिस्सा होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान और भार अलग चीज है, रेलवे वाली क्लास में अच्छे से समझा दिए हैं। लिफ्ट वाला जहाँ पे ऊपर नीचे जा रहे थे तो भार में क्या फर्क पड़ रहा था। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा चंद्रमा के सतह पर किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से आप ले जाएंगे तो 60 किलो की वस्तु 6 किलो की हो जाएगी। ऐसा इसलिए होती है, जो पृथ्वी पे जी का मान होती है ना, उसके रेफरेंस में 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे, तो इसीलिए वेट भी घट जाता है। तो वेट तो घटता है, यानी वेट परिवर्तित होती है। अगर 6 किलो की कोई चीज है तो चांद पे 1 किलो की हो जाएगी, लेकिन जो ये आपका मास है, जो द्रव्यमान है, वो हमेशा स्टैटिक रहता है। चाहे आप ब्रह्मांड के कोई भी कोने पे चले जाएं, मास नहीं बदलती है किसी भी चीज की, वेट बदलती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रकाश वर्ष जो खगोलीय दूरी का मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को जो है डिनोट करता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड अर्थात 8.2 मिनट लगती है, और ये जो 8.2 है अर्थात 500 सेकेंड है ना, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आप प्रकाश की चाल लगा लेते हैं, उसको 500
से अगर गुना कर देंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी निकल जाएगी, क्योंकि एक्यूरेट नहीं निकाल सकते आप, ये बदलता घटता रहता है। जैसे उपसौर अपसौर का नाम आपने सुना होगा, कम दूरी पे आ गया, ज्यादा चला गया, तो ये फिक्स नहीं रहता, लेकिन फिर भी लगभग लगभग इसी से निकाला जाता है। तो यहां से एक बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनर महोदय ने किया कि भैया ये जो प्रकाश वर्ष है, ये जो प्रकाश वर्ष है, और इसने लिखा था कि 8.11 समथिंग लिखा था कि इतना समय लगता है सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पे आने पे। तो यहां पे जो ये 8.11 लिखा है, ये किसको डिनोट करता है? तो दूरी को, है ना, किस चीज की जानकारी प्रोवाइड कराता है? दूरी को, है, दूरी का। इनके अलावा जो ये आपका 4 जुलाई है ना, ये अपसौर होता है। अप माने ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के तुलना में सूर्य अधिक दूरी पर चला जाता है, जहां पर रहता है उसकी स्थिति उसके तुलना में थोड़ा ऊपर भाग जाता है, तो उसे अपसौर कहा जाता है, जो 4 जुलाई को होता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 3 जनवरी को उपसौर होता है। उस दिन क्या होता है? सूर्य थोड़ा नजदीक आ जाते हैं आपके पृथ्वी के। इनके अलावा शांति का सागर कहाँ पे है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, ये आपके चंद्रमा पे स्थित है। और निकस ओलंपिया पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, तो ये आपके मंगल ग्रह पर स्थित है, जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पर्वत भी है। इनके अलावा प्राचीन संस्कृत को पढ़ने के लिए, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कहां किया गया था? तो बनारस में किया गया था सर, और जोनाथन डंकन के द्वारा कर्नावालिस के मदद से करा गया था। जोनाथन डंकन अलग चीज है, कर्नावालिस उस समय क्या रहेंगे? 1791 की बात है, तो ये रहेंगे आपके गवर्नर, ठीक है भैया। तो उसके प्रयास से जो है यहाँ पे करी गई थी 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में। 1898 में क्या हुआ कि एनी बेसेंट मैडम के द्वारा, जो भारत में कांग्रेस में प्रथम महिला है जिन्होंने अध्यक्षता करी थी, है ना, बाद में भारतीय महिला सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में, और एनी बेसेंट करी थी अध्यक्षता 1917 में, है ना। तो ये जो एनी बेसेंट मैडम है, ये 1898 में बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना करी। यही केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के काल में जाके रूपांतरित होकर बीएचयू बन गया, है ना। और ये बीएचयू का स्थापना करने का श्रेय जो है मदन मोहन मालवीय साहब को दिया जाता है। और मदन मोहन मालवीय साहब को महामाना भी कहा जाता है, जैसे लोकमान्य तिलक साहब को कहा जाता है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब को कहा जाता है, गांधी जी को, है ना, राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके अलावा 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जबकि 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों अंग्रेज हैं, और दोनों के दोनों जो है इंग्लिशमैन पावर में है, मतलब उस समय मेन अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज वायसराय गवर्नर भैया। तो ये दोनों के द्वारा अपना एक जो है कॉलेज स्थापित किए गए। तो बेलेजली जो सहायक संधि के लिए जाना जाता है, तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज बना है कोलकाता में ही, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो सती प्रथा को अंत करने के लिए जाना जाता है 1829 में सती प्रथा को अंत करे थे, है ना। तो ये मेडिकल कॉलेज का जो है स्थापना करवाया था। इनके अलावा वेदांतम कॉलेज को फाउंड किए थे राजा राम मोहन राय 1825 में, जिन्होंने, है ना, आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828 को भी जो है एस्टेब्लिश किए थे। इनके अलावा पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय डीके कर्वे साहब के द्वारा जो है स्थापित किया गया था 1916 में महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन प्रथम गर्ल स्कूल जो है, देखिए विश्वविद्यालय अलग होता है, स्कूल अलग होता है, आप सभी जानते हैं। तो जो गर्ल के लिए अलग से स्कूल बनाए ना, ये ज्योतिबा फूले साहब की पत्नी और ज्योतिबा फूले साहब, है ना, दोनों के मिलीजुली प्रयास से 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में खोले गए। लेकिन यूनिवर्सिटी डीके कर्वे साहब दोनों के दोनों महाराष्ट्र में ही आए। पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इनके फाउंडर कौन है? सैयद अहमद खान, ये 1875 में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आधुनिक नाम हम जानते हैं, ये 1920 में आधुनिक नाम पड़ा है। और 1875 में पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जो है स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने चंद शिष्यों को लेकर स्टार्ट किया था। ये शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और पिछले साल अर्थात 2023 में, है ना, 2023 में जो है यूनेस्को में इसे धरोहर के रूप में शामिल भी कर लिया जाता है। होयसल मंदिर समूह, और इनके अभी तो 43 हो गए हमारे साइट भैया। असम का जो है एक दफनाने की जगह मैंने पढ़ा दिया है, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो अब भारत के 43 स्थल हो गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको पहचानना है। पहले औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई, जिसमें उद्योग धंधों को 3 प्रमुख भाग में बांटा गया। पहले औद्योगिक नीति 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पेश किया गया था। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो कथन 1 आपका उपयुक्त, दोनों कथन सत्य है। एक सेकेंड, नहीं भाई, कथन 2 पहला गलत है भाई, कथन पहला गलत है। पहला कथन, कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। पहला जो है रॉन्ग है, इसको थोड़ा सुधारेंगे, हम सुधार करके देंगे, है ना। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 2 है जो है राइट है, पहला रॉन्ग है। पहला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 1948 में जो औद्योगिक नीति आया था उसमें उद्योग धंधे को जो है 4 भागों में बांटा गया था, न कि 3 भागों में। ठीक है, तो 3 लिखा है इसीलिए गलत है, तो यहाँ पे 4 होनी चाहिए। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में भारत को उद्योग धंधे को 4 भागों में बांटा गया था। सामरिक उद्योग, इसमें जो है परमाणु ऊर्जा, गोला बारूद जो भाई सरकार के अधीन होते हैं, ऐसे चीज को रखे गए थे, अर्थात ये केंद्र से संबंधित हो गया। महत्वपूर्ण उद्योग जैसे मशीनरी, रसायन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, ये महत्वपूर्ण उद्योग में आए, है ना। इसको जो है निजी क्षेत्र जो है संचालित कर रहे थे। एक मिश्रित सेक्टर, इसमें जलपोत निर्माण, विमान निर्माण, टेलीफोन निर्माण। अब जलपोत निर्माण अगर निजी हाथों में सौंप दिया जाए कि भाई जाओ तुम बना लो, तो अपने मन से कैसा गुणवत्ता देगा, क्या देगा, पता चले कि समुद्र में जो है ना, अलग हो गए। तो इसीलिए ये मिश्रित सेक्टर में रखा गया। इसके अलावा निजी व सहकारी क्षेत्र जो बच गए इसमें आ जाते हैं। तो 4 कैडर में बांटे गए थे उस समय 1948 में। फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन किए गए। जो आपका औद्योगिक नीति 1948 है उसको संशोधित किया गया और फिर इसका नया नाम आया, है ना, औद्योगिक नीति 1956। ठीक है, अब इसमें जो है उद्योग धंधा का जो 1948 में 4 भागों में डिवाइड किया गया था, अब 1956 में क्या हुआ, दायरा को छोटा करके इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन शेड्यूल सिस्टम बना दिया गया कि भैया इस शेड्यूल में इतना रहेंगे, इस शेड्यूल में इतना रहेंगे। तो 1956 में जो औद्योगिक नीति आया उसमें 3 शेड्यूल बनाए गए, ए, बी और सी। ए शेड्यूल में 17 उद्योग को रखा गया जो केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व में थे। बी शेड्यूल में 12 उद्योग को रखा गया जिसमें सरकार की अधिकांश भागीदारी तो होती है, लेकिन अगर आपको लाइसेंस मिल जाए तो आप भी उसके मालिक हो सकते हैं। अर्थात बी में मिश्रित वाला जो है सेक्टर को रखा गया जिसमें 12 रखे गए, पहले वाले में 17 रखे गए, और जो बच गए ना वो सब जो है सी वाले सेक्टर में आ गए। ठीक है, तो ये 3 शेड्यूल में बांटा गया चीजों को, 17, 12 और बचा हुआ 1956 की औद्योगिक नीति में। औद्योगिक नीति 1956 को भारतीय आर्थिक संविधान कहा जाता है या फिर राज्य पूंजीवाद का बाइबिल भी कहा जाता है। औद्योगिक नीति 1977 है ना, इसमें क्या हुआ, जो लघु उद्योग है ना उसको जो है बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। यानी लघु उद्योग में भी सबसे माइनर, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, इस प्रकार से जो है कैटेगराइज किया गया। अर्थात लघु उद्योगों के विकास पे विशेष बल दिया गया, है ना। जैसे घरेलू क्षेत्र, अति लघु क्षेत्र, लघु उद्योग, मतलब उसके अंदर भी कैटेगराइज किया गया। तो आपसे पूछेगा कि लघु उद्योग को कई सारे पार्ट में किस नीति के अनुसार बांटा गया, 4 को नीति दे देगा, 1977 का आंसर कर देना है। पहले वाले में 4 भाग में, दूसरे वाला में 3 भाग में बांटा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट नई उद्योग नीति, क्योंकि उस समय जो है इस आर्थिक उदारीकरण का काल कहा जाता है इसे, है ना, 1991 में इसके तहत आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। अब क्या हुआ ना कि पहले बहुत सारी चीजों पे लाइसेंस की जरूरत होती थी, तो इससे क्या हुआ, आजादी बहुत कम थी, है ना, व्यापार बिजनेस की आजादी बहुत कम थी। जैसा कि मैंने कल ही आपको पढ़ाया था अर्थव्यवस्था का फॉर्म, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, मैंने बताया था। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि भाई पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, इन तीनों अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सरकार का स्वामित्व या प्रभाव किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में होते हैं? ये जो बच्चा कमेंट करेगा मैं समझूंगा यहां तक आप पहुंचे, देखे, है ना भैया, ध्यान रखें। चलिए तो भैया यहां पे हम फिर आ जाते हैं। जो 1991 में क्या हुआ कि भाई उदारीकरण का काल ऐसे ही नहीं कहा जाता, यहाँ पे बहुत सारे चीजों में छूट दिया गया कि भाई, है ना, बहुत सारे चीजों को लाइसेंस से मुक्त किया गया। सरकार ढील देना स्टार्ट किया ताकि जो है
देश ग्रो कर सके, चीजें जो है ग्रो होना स्टार्ट हो, तो इसे उदारीकरण का काल कहा जाता है। इसमें आपने जैसा कि वैश्वीकरण, निजीकरण ये सब भी सुने होंगे, तो इसी में आ जाता है सब, है ना, उदारीकरण, है ना। तो अभी मोटे मोटे तौर पे ये 1991 की औद्योगिक नीति आने के बाद मात्र 3-4 चीज ही है जो लाइसेंसेबल है, जिसके लिए भैया जो है क्या मतलब लाइसेंस लेना ही लेना है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, निर्दिष्ट खतरनाक रसायन, विस्फोटक, तंबाकू से बने सिगार, सिगरेट और जो भी पदार्थ होते हैं, इनके लिए आपको लाइसेंस, फार्मेसी वगैरह के लिए भी है ना, अल्कोहल वगैरह दारू उरू हो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये सब जो है मोटे मोटे चीज़ में मैंने यहाँ पे बताया हूँ कि भाई इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। सरकार के अंडर जो पूर्ण रूप से जैसे रेलवे उलवे, उनके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सरकार चलाते हैं। इनके अलावा स्वतंत्रता के बाद परमाणु कार्यक्रम जो है ना वो सरकार के अधीन होते हैं, रेलवे भी सरकार के अधीन होते हैं, बहुत सारे चीज प्राइवेट भी होते हैं, जैसे कंटेनर प्राइवेट होते हैं, लेकिन रेल की जो पाथ है ना वो कोई प्राइवेट आदमी नहीं खरीद सकता, पटरी वगैरह, है ना। इनके अलावा स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? जो 1947 में हम आजाद हो गए तो उनके बाद जो राष्ट्रीय खेल का होस्ट हुआ वो कौन सा जो है कंट्री लिखा है का हो नगर, है ना, सिटी, तो ये लखनऊ में करा गया था ना, लखनऊ में, नवाबों का शहर है, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। इनके अलावा राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 लाहौर पाकिस्तान से हुआ था। देखिए राष्ट्रीय खेल में भी कई बार उतार चढ़ाव आए, 1924 से लाहौर पाकिस्तान से, तो उस समय तो भैया इंडिया में ही था ये भी, है ना। तो ये जो है प्रतंत्र भारत की बात हम करेंगे तो 1924 लाहौर से हुआ था, उसके बाद में बीच में स्कीप भी हुआ, फिर 1940 में बॉम्बे में तामझाम करके फिर कराया गया, और फिर आधुनिक तर्ज पे जो है ना ये 1985 से स्टार्ट हुआ, तो इनके भी जो है नई दिल्ली से। तो कई जो है आपके उतार चढ़ाव आए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा मैंने, जो क्वेश्चन बनाया है ना, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रीय खेल की आयोजन पहली बार कहाँ कराई गई, तो ये आपका लखनऊ में कराई गई थी इस 1948 में। इनके अलावा 2023 में जो है राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न कराए गए थे, और जहाँ विजेता महाराष्ट्र रहा था, और जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुआ था वो शुभंकर बाइसन के नाम पे मोगा रखा गया था। अब जो अगला 38वां है ये उत्तराखंड में होंगे। आजाद भारत पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे, जिन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया 1948 में। यानी मैं आजाद वाले फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे कि भाई आजादी के बाद जो हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मिला भारत को, उस टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल थे, ठीक है भैया। इनके अलावा भारत को जो पहला ओलंपिक गोल्ड मिला था 1928 में, उनके टीम कौन थे, कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। इसके अलावा अब तक ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मिला है भारत को 8, और टोटल गोल्ड मिला है भारत को 10। इस बार के 2024 में कोई भी गोल्ड नहीं जीता गया। इनके अलावा आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में कराए गए थे। इस जनगणना में भारत की साक्षरता दर 18.33% था, महिला साक्षरता मात्र 9% था, जबकि लिंगानुपात सेक्स रेशियो 946 थी। आज इसे कंपेयर कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04 है, मेल का 82.14 है, फीमेल का 65.46 है, सेक्स रेशियो 943 यथार्थ घटा है यहाँ से। इसके अलावा बाल लिंगानुपात 929 है, ठीक है भैया, है ना। इनके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा लखनऊ में ही कराया गया था। इनके अलावा आज़ाद भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत 1948 में करी गई थी। इस दामोदर घाटी परियोजना के तहत बहुत सारे बांधों का निर्माण कराया गया, जिसमें 8 प्रमुख बांध हैं, जिसमें 4 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से भैया? मैथन बांध जो बराकर नदी पे है, दामोदर नदी पे पंचेत बांध है, कोनार बांध है और तिलैया बांध है। ये 4 गो बांध जो है काफी बार आपके एग्जाम में ऐसा लिख देगा कि इन चारों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के तहत नहीं स्थापित हुए थे। हो सकता है इसमें एक दूसरा बांध दे दे, हीराकुंड बांध दे दे, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना भैया। इनके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट होती है उनकी जो वेतन होती है उसका निर्धारण किसके द्वारा करी जाती है? तो ये फैसला संसद लेते हैं, है ना। चौंक गए?
है ना। इनके अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती है, जबकि हाई कोर्ट में 62 वर्ष होती है। हाल में ही उच्चतम न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना साहब शपथ लिए हैं। देखिए, अब कोई बच्चा संजीव खन्ना साहब को याद करके एग्जाम में मत जाना, नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले भी पूछ देगा कि भाई किनके जगह पे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब आए थे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का दिमाग बड़ा खुरापाती हो गया है। अब पोस्ट है भैया 1000 बच्चे हैं 30 लाख, तो कैसे करेंगे, तो खुरापाती करना ही पड़ेगा, उनको भी मजबूरी है ना। तो भैया 3-4 जरूर याद रख लीजिएगा। यू ललित साहब आए थे आपके, है ना, यू ललित साहब आए थे आपके 49वें नंबर में, ठीक है। फिर 50वें नंबर में आ गए थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, है ना, 50वें नंबर के, और 51वें नंबर के हैं खन्ना साहब। तो इन तीनों को क्रम जरूर याद रखिएगा। पहले हीरालाल जेकानिया थे, और पहले फातिमा बीबी जो महिला न्यायाधीश के रूप में पोस्टेड हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कोई भी महिला आज तक जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है ना। बेला त्रिवेदी, है ना, बेला त्रिवेदी और नागरत्ना, और एक है कोई, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। 3 मैडम है जो वर्तमान में कार्यरत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना, एज अ जस्टिस। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी ढांचा बता दिए हैं, कार्य से लेके रीट कैसे जारी होती है, सभी आर्टिकल कहां से कहां तक है, सभी बातें मैंने पहले कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे सभी चीज़ों को स्किप करते हुए सिर्फ वह बात को फोकस कर रहा हूँ जिसका आंसर संसद होता है। आइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश का वेतन उस राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। दोनों बात समझ में आ गया। एक केंद्र स्तर पे संचित निधि जहां पे आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन होती है, और जो राज्य में न्यायाधीशों की वेतन होती है उस राज्य के संचित निधि संचित कोष से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार भी जो है संसद को प्राप्त है। इनके अलावा उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 129 के अनुसार रिकॉर्ड न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। वहीं पे आर्टिकल 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, जिस संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, जिसके तहत कोई आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इनके अलावा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादला भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वेतन राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। अब यहाँ पे केंद्र सरकार की बात हो रही थी तो भैया संसद था, और यहाँ पे पार्टिकुलर राज्य सरकार लिख दिया हो तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75.3 के मुताबिक, है ना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होगा। अब मुझे बताइए, जब लोकसभा नहीं रहेगा आंसर में तो संसद नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यह भी पॉइंट सही समझा रखना यहाँ पर, ठीक है भैया। इनके अलावा अनुच्छेद 3 के अनुसार, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है, 3 तो लिखा है, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम बदलना हो, या फिर उनका दायरा बढ़ाना हो, छोटा करना हो, यह सब पावर किसके पास है, तो संसद के पास है। लव स्मैश फुटपाल्ट और सर्विस शब्द का किस खेल से संबंध है, तो लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस एकल या युगल खेल होती है, यानी एक साइड में एक हो सकता है, एक साइड में 2 खिलाड़ी हो सकता है। इसे युगल कहते हैं, इसे सिंगल कहते हैं, है ना। युगल और सिंगल दोनों के लिए लंबाई बराबर होती है, लेकिन चौड़ाई में डिफरेंस आ जाती है। दोनों के लिए जो मैदान होती है, कोर्ट होती है, चाहे सिंगल खेल हो रहा है चाहे डबल खेल हो रहा है, दोनों के लिए लंबाई 78 फीट या 23.77 मीटर होती है, लेकिन चौड़ाई में डिफरेंस आती है। अगर सिंगल खेलना है, एकल खेलना है तो 27 फीट, अगर डबल खेलना है तो 9 फीट बढ़ा देंगे, 36 फीट, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, फीट में जल्दी पूछता नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये राउंड फिगर में याद कर लेगा बच्चा, तो ये मीटर से याद रखिएगा या फिर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इनके अलावा लॉन टेनिस से संबंधित कुछ अन्य शब्द है, जैसे फॉल्ट, ड्यूस, ड्रिंक, डबल फॉल्ट, फॉल्ट गोट, हैकर, ये सब पूछा जाता है। इस बार जो है आपका फॉल्ट फुल्ट पूछा गया था मेरे ख्याल में SSC के एग्जाम में, है ना।
इसके अलावा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना इत्यादि है ना। इनके अलावा ये जो लिएंडर पेस देख रहे हैं इनको भी नाम रखना है आपको याद। विजय अमृतराज का नाम याद रखना है। एटलांटा ओलंपिक 1996 में टेनिस के अंदर भारत को पहला ओलंपिक पदक मिला था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। टेनिस के 4 महाकुंभ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा आपको इस सीरीज में नहीं पढ़ाया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आती है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। ये जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा है उसको मैं शॉर्ट में याद करने के हिसाब से बताता हूँ। देखिए साल में 4 गो होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है और फिर आपका यूएसए ओपन होता है। ये साल में इनको जो है कराने की क्रम है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और आपका अमेरिका ओपन हो गया, ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। जो आपका फ्रेंच ओपन है ना, ये आपका खेला जाता है भैया क्ले कोर्ट में यानी मिट्टी के मैदान में। और जो आपका ये विंबलडन है ये आपका ग्रास कोर्ट में, अर्थात यहाँ पे घास रहती है वहाँ पे खेली जाती है। इसमें सबसे नवीन की बात करें और सबसे पुरानी की बात करें तो सबसे ओल्ड हो जाता है आपका विंबलडन और सबसे नवीन हो जाता है आपका 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो यही चीज़ इस लाइन में आपको लिखा गया है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता यानिक सिनर इटली के हैं और महिला में आरेना सबलेंका। आरेना सबलेंका कहाँ के हैं बताइएगा, है ना। आरेना सबलेंका किस देश के हैं बताइएगा, क्योंकि यहाँ से देश का नाम भी पूछते हैं एग्जामिनर की, अमुक खिलाड़ी किस देश के हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच और महिला में मार्गरेट कोर्ट के पास है। राष्ट्रीय भाषा का मुख्यालय कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। अभी देखिए जो शास्त्रीय भाषा है ना उसमें सबसे ओल्डेस्ट आपका तेलुगु, तमिल हो जाएगा, तमिलनाडु का सबसे ओल्डेस्ट तमिल हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि 2024 में 5 गो नए भाषा को और क्लासिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो ये कौन कौन से हैं 5 नए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। और पहले कौन से थे 6 गो, तो 4 गो साउथ का था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और 2 गो कौन थे संस्कृत और आपका जो है ओडिसी। तो ये 6 और ये 5, अब कितने शास्त्रीय भाषा हो गए 11 गो। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मैंने भाषा का परिवार आपको पढ़ा दिया है कि ये इंडो द्रविडियन हो जाएगा, है ना। ये कौन से भाषा है, ये द्रविड़ फैमिली की है, ये किस फैमिली की है, ये बर्मी फैमिली की है, ये मैं पहले पढ़ा रखा हूँ भाषा से संबंधित सभी बातों को। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। जिनको एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मेरे पास करीब 19 बच्चे का लिस्ट आया जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन बताया, जिसमें मैंने 7 या 8 को जो है आपको टेलीग्राम पे दिखाया था। फुर्सत मिलने पे उन सबको भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जैसा कि बताया मैं काम में उलझा हुआ था, है ना, तो बहुत सारे चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। तो जिनको हुआ बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं हुआ प्रयास कीजिए, जरूर होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ आपका बेकार नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी इसीलिए नहीं हुआ है ना। फिर से कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेके, जरूर होगी जी। चलिए जय हिंद।